गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आज अपनी बेसिक कंसेप्ट्स की तीसरी क्लास है। ये छोटी क्लास होगी। बेसिक कंसेप्ट्स में 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस थे और वो यूट्यूब पे मैंने डाल भी दिया है। ये आज तीसरी क्लास है। ये छोटी क्लास होगी, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक्स ही इनफैक्ट बहुत छोटे और इंटरेस्टिंग टाइप के हैं। ये रहा, स्टार्ट हो गया। Definitions we were doing, definitions में there are 10 definitions out of which 7 definitions we have completed. So last 3 definitions है वो करना है और फिर बैलेंस छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशंस के अंदर जो लास्ट 3 डेफिनेशंस हैं उस पर आते हैं। कम टू पेज नंबर 16 जहाँ पर इंडिया का डेफिनेशन है। यहाँ से हम लोगों को आज की क्लास को स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके मैं हर क्लास के पहले ही एजेंडा डिसाइड कर देता हूँ कि भाई इस क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। इट्स अ स्मॉल क्लास, टॉपिक्स आर स्मॉल एंड क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टीचर का अपना एक जजमेंट होता है, ठीक है। जैसे मेरा भी एक जजमेंट है, सब टीचर्स का एक जजमेंट होता है। मैं बहुत टीचरों से पढ़ा हूँ, मतलब मैं आज अगर तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, देन आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम सो मेनी टीचर्स। तो उनके मैंने गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स सब देखे थे। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि गुड पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ अपने पढ़ाने में और बैड पॉइंट्स कम करूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, कई बार क्या होता है, टीचर उन चीज़ों पे ज़्यादा एफर्ट डालता है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत उनका एफर्ट कम हो जाता है। तो ये बेसिकली जजमेंटल मिस्टेक होता है। तो आई वॉन्ट टू रिड्यूस दैट मिस्टेक। ये टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इनमें ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। दे आर इजी एंड इंटरेस्टिंग। इनको जल्दी करना अच्छा रहता है और तुम भी बोलोगे हाँ सर ये इजी टॉपिक था। लेट्स स्टार्ट। इंडिया का डेफिनेशन। इंडिया का डेफिनेशन समझने के लिए बेस्ट है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मेरी चर्चा हुई थी तुम सबके साथ, उसी से तो इनकम टैक्स पैदा हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, उसमें इंडिया या भारत का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसमें बोला हुआ है इंडिया या भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज लेड डाउन इन फर्स्ट शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं लास्ट में। उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, आर्टिकल 1 फर्स्ट शेड्यूल का रेफरेंस देता है। और फर्स्ट शेड्यूल में आज हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनका पूरा डिटेल है। आपको पता है कि भारत का नक्शा कांस्टेंट नहीं रहा है, इट केप्ट ऑन चेंजिंग। जैसे बहुत सारे स्टेट्स का विभाजन हुआ, बिहार टूट कर बना बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश टूट के बना एमपी एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश टूट के बना यूपी एंड उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश टूट के बना एपी एंड तेलंगाना। तो ऐसे स्टेट्स टूटे। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो टूट के बना जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो हमारे ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चेंज होते रहते हैं और उसको संविधान में चेंज किया जाता है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में बोला हुआ है दैट इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज लेड डाउन इन फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल में इन सारे स्टेट्स और यूटी का नाम दिया हुआ है। तो वही हमारा पहला पॉइंट है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई इंडिया का डेफिनेशन क्या था, तुम बोलोगे इंडिया का वही डेफिनेशन है इंडिया या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपल में समझने और याद करने के लिए मैंने टीचर्स नोट भी डाला है और एक डायग्राम भी डाला है, ठीक है। सी डायग्राम, जिससे हम लोगों की मेहनत बहुत कम हो जाएगी, इजीली समझ में आएगा और ये टॉपिक भी आराम से हम लोग कर पाएंगे, याद भी रहेगा। तो एक डायग्राम दिखाता हूं फिर यहां पे आएंगे, ओके, कि इंडिया में क्या क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो याद रखना, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये रहा डायग्राम आपके सामने, ठीक है। मैं डायग्राम में नंबरिंग करने जा रहा हूं, मेरे साथ नंबरिंग करना। ये भारत की ज़मीन है, समझ लो। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये भारत की ज़मीन है और बगल में समुंदर है। इंडिया का जो मैप है वो आप देखोगे कि ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन से। तो समझो ये ज़मीन का भाग और वो समुद्र का। ज़मीन का जो नक्शा है इंडिया का वो तो आर्टिकल 1 से पता चल गया। अब ज़मीन के अलावा ज़मीन के नीचे जो माइंस है, ज़मीन के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया है। इनफैक्ट जो समुंदर होता है, समुंदर भी कुछ एक्सटेंट तक सिर्फ हमारा है, इंडिया का माना जाएगा, ठीक है। लेट्स सी नंबर 1,
लैंड मास। नंबर 1 लैंड मास, मतलब इंडिया के नक्शे में जो जमीन आपको दिख रही है, जमीन की भूमि, वो इंडिया है। नंबर 2 जमीन के नीचे जो माइंस खोदे जाते हैं जिसमें से बेशकीमती मिनरल्स निकलते हैं, जितना भी मेटल्स है सब तो जमीन के नीचे से निकलता है। ऑयल जमीन के नीचे से निकलता है, कोयला जमीन के नीचे से निकलता है, तो मतलब वो सब भी इंडिया है। इनफैक्ट जमीन के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया है। उसमें अगर किसी का प्लेन घुसेगा किसी दूसरे देश का तो उनको परमिशन लेना पड़ता है। नंबर 4 टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, नंबर 4 क्या है सर? टेरिटोरियल वाटर्स। समुद्र में जमीन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है, एक ध्यान, नॉटिकल माइल क्या होता है मैं बता रहा हूं। आप नॉर्मली रोड में डिस्टेंस नापते हो तो किलोमीटर में नापते हो, किलोमीटर में, है ना। गोरे लोग जो होते हैं इंग्लैंड अमेरिका वाले, वो लोग माइल्स फॉलो करते हैं। हम लोग ज्यादातर किलोमीटर फॉलो करते हैं, माइल्स नहीं करते। पर माइल्स आप जानते हो, 1 माइल इज इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। ये मैंने रेफरेंस के लिए डाला है तुम्हारे लिए। इंडिया में हम लोग किलोमीटर में नापते हैं और गोरे लोग जो होते हैं ना इंग्लैंड और अमेरिका वाले, वो माइल में नापते हैं। तो माइल थोड़ा बड़ा होता है, 1 माइल इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। और समुद्र में जो डिस्टेंस, देखो माइल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन द लैंड, बट मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन द सी, उसके लिए एक डिफरेंट यूनिट यूज होती है जिसको हम कहते हैं नॉटिकल माइल। अब ये नॉटिकल माइल क्या होता है आप समझो। धरती गोल है ये सब पता है, और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम लोग समुद्र के पास खड़े होते हैं। ऐसे आपको नॉर्मली एहसास नहीं होता कि धरती गोल है, बिकॉज आप देखते हो आपको सब सामने स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो, आप कभी किसी समुद्र के पास अगर गए हो, बीच पे गए हो, तो आपको समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो समुद्र का जो पोर्शन है, सी पोर्शन, वो मतलब स्काई के साथ मीट कर जाता है। तो एक्चुअली वो हो क्यों रहा है? बिकॉज समुद्र एक स्ट्रेट लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो अल्टीमेटली कर्व तो होगा ही ना, बिकॉज अर्थ तो गोल है, तो वो कर्व में चला जाता है। तो समुद्र में जब हम लोग डिस्टेंस नापते हैं ना, तो वो माइल में नहीं, नॉटिकल माइल में होता है। तुम देखो डायग्राम में, माइल सीधा सा है, नॉटिकल माइल टेढ़ा है। तो 1 नॉटिकल माइल कर्वेचर है तो थोड़ा ज्यादा होगा। If mile in a straight line is 1.67 kilometers, in a curvature or an arc, the distance will be longer. So 1 nautical mile equal to 1.852 kilometer, a little more than the mile. So 1 nautical mile is little more than a mile because of the curvature or the arc, and nautical mile is a unit for measuring distances on sea or ocean. क्या हमें ये याद रख रहा है? बिल्कुल नहीं रखना, ये तुम्हारे नॉलेज और रेफरेंस के लिए था कि तुमको घर में डाउट होगा कि सर नॉटिकल माइल क्या होता है, इससे बता दिया। ठीक है, अब देखो, तो ये है हमारा समुद्र का पूरा पोर्शन। ठीक है, जमीन यहाँ पे ये लाइन खत्म हुई और अभी समुद्र चालू हो गया। तो 0 नॉटिकल माइल, ONM नहीं है ये, 0 NM है नॉटिकल माइल। 0 नॉटिकल माइल से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है उसको टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। टेरिटोरियल वाटर पूरा भारत का पानी है, भारत का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, नंबर 4 वापस से, टेरिटोरियल वाटर नंबर 4 है, बगल वाला देख रहे हो वो भी नंबर 4 लिखूंगा मैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र का डिस्टेंस है, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब ये भारत का हिस्सा तो नहीं है, पर इस रीजन में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करने का और उससे इनकम कमाने का हक भारत को है। यानी कि कल को आप सोचो, 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल के बीच में अंडरग्राउंड पता चला कि कोई ऑयल रिसोर्स है, तो उसमें खोद कर पूरा ऑयल निकाला जा रहा है, तो उसमें हक भारत सरकार का होगा। ठीक है, सो 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमारा है ही, टेरिटोरियल वाटर। 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो हालांकि भारत का नहीं, उसमें दूसरे देश भी होते हैं, पर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का एक्सक्लूसिव हक हमारा है। तो ये दोनों ही पॉइंट नंबर 4 है, टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नंबर 5 सी बेड। सी बेड का मतलब वो समुद्र जहां नीचे खत्म होगा तो कहीं तो सी बेड आएगा ना, तो वो सी बेड और उसके नीचे जो भी है वो भी हमारा है। फिर ये जो एक कर्वेचर सा जमीन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब देखो, ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप जमीन खत्म हुई और सीधा गड्ढा और समुद्र चालू हो गया, वो तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो वो जो लैंड मास के अराउंड जो सराउंडिंग जमीन और मिट्टी है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो कुल मिला के भारत के अंदर क्या क्या आएगा, ये 6 पॉइंट आप ब्लू कलर में जो मार्क किए मैंने याद करो। नंबर 1 लैंड मास, नंबर 2 माइंस, नंबर 3 एयर स्पेस। ये तो पहला 3 हो गया, पहला 3 हो गया। अब उधर से पानी। नंबर 4 टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नंबर 5
सीबेड, नंबर 6 कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दैट्स इंडिया। यही चीज डायग्राम में तुम इमेजिन कर ली, अब लिखा हुआ देख लो, ये रहा टीचर्स नोट, आराम से याद रहेगा, सब समझाया हुआ है, सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लो ये इंडिया का नेशन याद करने के लिए। ओके सो अब ऊपर पढ़ लेते हैं, आइए। द टर्म इंडिया मीन्स, नंबर 1 आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेरिटरी बताया गया है वो, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कहां से कहां तक होता है? 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक। इंडिया के पास इसमें स्पेशल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन, यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड विंड, तो इस पे भारत का हक है। और एक है स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन, ये बेसिकली मैरीटाइम एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ओके सो व्हेन यू आर लर्निंग दिस इंडिया का डेफिनेशन, यू विल लर्न सिंपली इंडिया मीन्स द टेरिटरी एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्लूड्स 6 थिंग्स। फिर ये 6 चीज का नाम लिख देना, लैंड मास, माइंस, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सी बेड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर? सो दैट वाज इंडिया का डेफिनेशन। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन बहुत सिंपल है। 9 नंबर है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज द एवरेज रेट? एवरेज रेट थोड़ा कम होता है, जैसे आपकी जो तितली याद करो, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100 करने पे जो परसेंटेज निकलेगा उसको हम कहते हैं एवरेज टैक्स रेट। बोलने के लिए टैक्स हमारे ऊपर 30% होता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कम निकल के आएगा। ओके सो व्हाट इज द एवरेज टैक्स रेट? ये सिंपल टीचर्स नोट से याद कर लो फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला की तरह बना के डाल दिया है। एवरेज रेट इक्वल टू तितली, टैक्स लायबिलिटी बाय टैक्सेबल इनकम, ठीक है, TL/TI। क्लियर? ये था एवरेज रेट। मैक्सिमम रेट उसी तरह से, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेट? मैं बता देता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ टैक्स होता है 30%, फिर सरचार्ज में अलग अलग रेट्स होते हैं 12%, 25%, 37%। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। फिर उसके ऊपर 4% हमारा लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये है टीचर्स नोट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट इक्वल टू 30% टैक्स, उसके ऊपर फिर सरचार्ज हो सकता है मैक्सिमम 37%, तो 1.37 से मल्टीप्लाई होगा। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो 1.04 से मल्टीप्लाई होगा। ये रहा आंसर 42.774%, दैट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इन दोनों ही डेफिनेशन में ये जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है और MMR है, इन दोनों में आप टीचर्स नोट से पढ़ोगे, एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। टीचर्स नोट में मैंने फॉर्मूला की तरह बना के डाला है। ओके so what is the definition? Maximum marginal rate means the rate of tax including surcharge on the highest slab of income of an individual AOP or BOI। तो किसी मनुष्य पे या AOP BOI पे जो मैक्सिमम रेट हो सकता है ना, उसे कहते हैं MMR। वो कितना होता है? 30% का एक तो मैक्सिमम रेट है, फिर 37% सरचार्ज, फिर 4% सेस। इट कम्स टू 42.744%। एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि एवरेज रेट और मार्जिन रेट समझा दीजिए, तो आप टीचर्स नोट में जो लिखा उसको यूज करके समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा इंडिया का डेफिनेशन। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन ऑल द डेफिनेशंस, ठीक है। चैप्टर में 14 टॉपिक्स हैं, सबसे बड़ा टॉपिक था डेफिनेशंस, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब ये 4 छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स है जिसका मैं डिस्कशन करूंगा, और फिर अपना बेसिक कंसेप्ट्स क्लोज, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद सैलरी इन द नेक्स्ट क्लास। आज सिर्फ अभी ये 4 छोटे टॉपिक्स है ना बेसिक कंसेप्ट में, ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कम टू पेज नंबर 18। ठीक है, क्या लिखा है टॉपिक में? असेसमेंट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो और एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पर एडवांस टैक्स जमा करते हो। असेसमेंट एग्जैक्टली अगले साल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। उसमें आपका तितली कैलकुलेट किया जाता है, योर एग्जैक्ट टोटल इनकम एंड योर एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी, एंड यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न।
फिर जो भी एक्स्ट्रा या कम है वो लेना या देना पड़ता है, करेक्ट। तो असेसमेंट ऑलवेज हैपेंस आफ्टर द प्रीवियस ईयर, इन द असेसमेंट ईयर। बट ये टॉपिक बोल रही है देयर आर सर्टेन केसेस when the assessment also is done by the AO, assessing officer, income tax officer, in the same previous year। बोला 5 ऐसे केसेस हैं जब जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो उसी में एग्जैक्टली आपका टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा और आपको देना पड़ेगा। इन द सेम ईयर इटसेल्फ योर एग्जैक्ट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, असेसमेंट विल बी डन इन द सेम ईयर। ये तभी हो सकता है बेसिकली जब आपका वो जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, जो इनकम है वो कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। हम लोग अकाउंट्स में सीखते हैं देयर इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये जो कोचिंग सेंटर है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये तो चलते जाएगा, इट्स अ गोइंग कंसर्न, ईयर आफ्टर ईयर इट विल गो ऑन, कंटिन्यू चलता रहेगा। हर बिजनेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, गोइंग कंसर्न। लेकिन इन सर्टेन केसेस द इनकम और द बिजनेस इज टेम्पररी, वो उसी साल खत्म हो जाएगा, वो कंटिन्यू गोइंग कंसर्न की तरह नहीं करेगा। तब इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर को भरोसा नहीं है, वो उसी प्रीवियस ईयर में आपका असेसमेंट क्लोज करके आपको अलविदा कर देगा। व्हाट आर दोस केसेस? 5 केसेस हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, शॉर्ट में बोला जाए सर तो फॉरेन शिप। फॉरेन शिप्स जो देखो, शिप द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम एक बहुत बड़ा काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सामान बाहर से यहां आता है, यहां से हम लोग बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैक्सिमम शिप रूट से किया जाता है, बिकॉज शिप रूट से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होता है, एयर रूट से वो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो शिप ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। नाउ इंडियन शिप्स तो होते ही हैं, बट देयर आर फॉरेन शिप्स ऑल्सो। तो फॉरेन शिप जो भी इंडिया के लिए सामान ला रहा है, ले जा रहा है और इंडिया से इनकम कमा रहा है, उस पर उसको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचो, फॉरेन शिप का कोई अता पता तो है नहीं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, दे आर रजिस्टर्ड इन सम फॉरेन कंट्री। वो तो आएंगे इंडिया में, क्रूज मतलब जब लोग घूमने जाते हैं क्रूज करेंगे, या जो भी सामान कार्गो ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोड अनलोड करेंगे, पैसा लेंगे और चलते बनेंगे, तो वो तो टैक्स देने वाले नहीं है। तो इनको तो वहीं पे हम लोगों को पकड़ के टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब वो आ रहे हैं सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए, यहां से इनकम कमा रहे, उसी वक्त उनका असेसमेंट करके उनसे टैक्स ले लिया जाएगा, ठीक है। उनके लिए अगले साल असेसमेंट ईयर का वेट नहीं होगा। सो द फर्स्ट केस इज फॉरेन शिप। सेकेंड केस, पर्सन लीविंग इंडिया, वो व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है, अब वो बाहर ही काम करेगा, बाहर ही रहेगा। तो भाई अब तो अगले साल का आपका वेट नहीं कर सकते, इसी साल आपने जो भी इनकम कमाया यहां पर आप जा रहे हो, वहां तक क्लोज करके कैलकुलेट करके आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी बता दिया जाएगा, आप पे करो, बाय बाय टाटा। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसे टेम्पोररी बिजनेसेस होते हैं जो गोइंग कंसर्न नहीं है, केवल उस वक्त होंगे और खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बुक फेयर। बुक फेयर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मैदान एरिया के अंदर बहुत सारे टेम्पररी बुक शॉप्स ओपन होते हैं, बुक्स बेचा जाता है, फिर वो चलते बनते हैं, टेम्पररी हॉकर्स। तो उनसे उसी वक्त ले लिया जाए। इसका एग्जाम्पल है बुक फेयर, दुर्गा पूजा पैंडल्स। दुर्गा पूजा पैंडल्स में भी तो एओपी बनता है ना। ये पाड़ा की जो क्लब्स वगैरह होते हैं, एओपी एसोसिएशन करते हैं, चंदा उठाते हैं, जो भी फेस्टिवल में सेलिब्रेशन में लग गया, और जो बैलेंस बचा दैट इज इनकम। तो वहां पे भी तुरंत उसी पॉइंट पे असेसमेंट करके टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिकली इन सब को ना पकड़ा जाता ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ओके। हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए सब सही है कि इफ एन एओपी बीओआई इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और एन एजेपी इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर, एजेपी में डेट ही तो आएगा ही भगवान। तो ये सब अगर पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और वो इवेंट साल में एक पर्टिकुलर कुछ दिन हुआ और खत्म हो गया, तो उसमें जो इनकम है उसमें हम लोग टैक्स लगाएंगे। सर नहीं लग पाता इन सब में टैक्स। ये जो अलग अलग इलाकों में जो क्लब्स वगैरह होते हैं जो ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो टैक्स एक ढीला देने वाले नहीं है और गवर्नमेंट आके उनको पकड़ने वाला भी नहीं है। सबका पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है। जितने भी ये सब क्लब्स होते हैं, दे आर ऑल बैक्ड इनडायरेक्टली बाय सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जो आप कोई भी पूजा कर लो, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, मुंबई में अगर आप जाओगे तो मुंबई में गणपति फेस्टिवल, गणपति पूजा बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट थोड़ा ना आके रिलीजियस वगैरह में बैठ के इनकम कैलकुलेट करके टैक्स लगाएंगे। ये सब बस थ्योरेटिकली बात करने के लिए सही है, बाकी सरकार इन पे आके कुछ अटैक करने वाला है नहीं, ओके।
बैक टू द थ्योरी, थ्योरी में बोलेंगे इफ एन एओपी बीओआई एजेपी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, और वो इवेंट के बाद खत्म भी हो जाएगा, तो वहीं पे उसको पकड़ के उसी प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स असेसमेंट करके कैलकुलेट करके ले लिया जाएगा। 4 नंबर, टैक्स इवेजन, भागने वाला है। कोई व्यक्ति है जो टैक्स चुराने के लिए अपनी सारी संपत्ति वगैरह किसी और को देके भागने वाला है, वहीं पे पकड़ के टैक्स दे लो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर ऑल दिस प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देना चाहता है, अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को, ताकि खुद को टैक्स देना नहीं पड़े, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो सरकार वहीं पे उससे टैक्स दे लेगी। 5, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपका धंधा बंद हो रहा है, इट इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न, बंद हो रहा है इस साल, तो इसी साल आप सारा कैलकुलेशन करके आपका टैक्स असेसमेंट कर दिया जाएगा। ओके अब याद करते हैं। Tell us the 5 situations in which the assessment of tax liability is done in the previous year itself, which is against the general rule. तो ऐसा 5 केसेस कौन सा है? वो 5 केसेस सर वो है जहां पे गोइंग कंसर्न नहीं होता। नंबर 1, फॉरेन शिप, माल अनलोड लोड करके भाग जाएगा, तो उनसे यहीं पे टैक्स दे लो, सिंपल बात है। सेकेंड, पर्सन लीविंग इंडिया, छोड़ के जा रहा है, बाहर सेटल होगा। थर्ड, दुर्गा पूजा, बुक फेयर, एओपी बीओआई एटसेट्रा फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। चौथा, पर्सन जो अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। पांचवा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। एकदम सिंपल, ये ऐसा 5 पॉइंट्स है ना, देखो ये इजी था, कंसेप्ट भी था, दैट्स फाइन। नाउ द थिंग इज कि आपको समय के साथ साथ पांचों के पांचों पॉइंट याद नहीं रहेंगे, 2-3 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे पर पांचों याद नहीं रहेंगे, तो इसीलिए एग्जाम के पहले एक बार आपको इसको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द 5 पॉइंट्स जहां पर अपना असेसमेंट सेम प्रीवियस ईयर में हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स बस देखना पड़ेगा एक बार, इसीलिए मैंने बगल में लिखा है लर्न। यही चीज जो मैंने इतना बोला नीचे यहां पर 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो ये हमें इतना रीड मार्क के लर्न करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हम ये 5 पॉइंट अगर याद कर लेंगे उसी से हमारा काम हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बोला ऐसे 4 केसेस बताइए जहां सेम प्रीवियस ईयर में आपका असेसमेंट हो जाता है, तो आपको ऊपर 5 पॉइंट्स आप पांचों लिख देना या 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल टॉपिक, इजी टॉपिक। 12, ये भी एक छोटा टॉपिक है। एग्जेम्पशन और डिडक्शन के ऊपर इनकम टैक्स के सिलेबस में 2 सेपरेट चैप्टर्स होते हैं। एक बार बैठ जाता हूं, अब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एग्जाम में तो ऐसे कम आएगा, मतलब इन एग्जाम दे विल नॉट आस्क यू कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या कंपैरिजन है बताओ, चांस बहुत कम है, क्योंकि एग्जेम्पशन के ऊपर पूरा एक फुल फ्लेजेड चैप्टर होता है अपने सिलेबस में, ठीक है, और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से उसके ऊपर भी एक सेपरेट चैप्टर होता है। ये तो 5 ईयर्स का बैच है तो इसमें तो 5 ईयर्स होगा, पर 5 ईयर्स के अलावा और भी खुदरे चैप्टर्स होते हैं, उसमें से ये 2 चैप्टर भी होता है, एग्जेम्पशन का चैप्टर और डिडक्शन का चैप्टर। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आना होता है ना, तो या तो एग्जेम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर ही 5 ईयर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के बाद वो लोग वहीं पे कुछ एडजस्टमेंट्स डाल देंगे सम्स में ही एग्जेम्पशन और रिडक्शन का, वैसे आ गया, ठीक है, उस तरह से। पर इस तरह से साइड बाय साइड डिफरेंस पूछने वाला ये आने के चांस कम है। बहरहाल ये कंसेप्ट हमारे लिए जरूरी बहुत ज्यादा है। मैं एक बात फिर से आज दोहराना चाहूंगा आज की क्लास में। एक स्टूडेंट लोगों को ये लगता है कि इनकम टैक्स का जो टीचर है वो उनको टैक्स इवेजन करने के तरीके बताएगा कि टैक्स चोरी कैसे करते हैं, गलत। इनकम टैक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मकसद ये है कि लीगल तरीके से आप अपना टैक्स कितना कम कर सकते हो, बचा सकते हो। हाउ मच इनकम टैक्स कैन यू सेव, कितना अपना लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो बाय लीगली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट्स गिवन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स हमको देता है इनकम टैक्स में वो इसी 2 चीज के थ्रू देता है, या तो एग्जेम्पशन या रिडक्शन। पहले एग्जेम्पशन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन इज गिवन इनकम टैक्स में, मैंने बताया था ना बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अपना 5 ईयर्स है चैप्टर नंबर 4, 5 ईयर्स पूरा जो अपना चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर 4 के जस्ट पहले आता है चैप्टर नंबर 3। तो ऑल द एग्जामिनेशंस आर गिवन इन चैप्टर 3। इसका सेक्शन का रेंज होता है सेक्शन नंबर 10 से लेकर 13 भी, ज्यादातर सेक्शन 10 के रेंज में होते हैं।
एग्जेम्पशंस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ ऐसी इनकम्स होती है जिसपे बोल देता है कि आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स देने का हक नहीं है, तो सेक्शन नंबर 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, पर वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम आइटम्स, कि ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है, वो वाली इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो वाली इनकम पार्शियली एग्जेम्प्ट है, इस तरह से। तो एग्जेम्पशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। एग्जाम्पल, सेक्शन 10 क्लॉज 1 गिव्स एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो उस पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता है। थर्ड, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इनकम को एग्जेम्प्ट करते हैं तो वो आपके टैक्स कंप्यूटेशन के आउटर कॉलम में आता ही नहीं है, क्योंकि जब आप टैक्स कंप्यूटेशन करते हो तो आप इनकम लिखते हो, फिर वहीं पे नीचे लिख देते हो लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन सो एंड सो, अंदर इनर कॉलम में ही कट गया, आउटर कॉलम में जीरो। तो एग्जेम्पशंस डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द आउटर कॉलम। एग्जेम्पशन कैन नॉट एक्सीड द इनकम, जो इनकम आप कमाए हो कोई सर्टेन टाइप की इनकम, उस पर एग्जेम्पशन है, तो जितना आप कमाए हो उतना एग्जेम्पशन, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। लेट अस जस्ट से कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, तो मेरा इनकम तो आपको मैंने बता ही चुका ना, मेरा इनकम आप जानते हो सारा का सारा ये कोचिंग से ही होता है। नाउ लेट्स से कि पार्ट टाइम थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनकम भी मेरा है, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जितना इनकम है उतना एग्जेम्पशन है, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो हो भी नहीं सकता। सो एग्जेम्पशन में आप ये 4 पॉइंट याद रखोगे। एग्जेम्पशंस आर गिवन इन विच चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स, चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स, सेक्शन नंबर 10 से लेकर 13 बी। एग्जेम्पशन इज ऑलवेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इनकम। When a particular income is exempted, it does not form part of the tax computation. आउटर कॉलम में आता ही नहीं, इनर कॉलम में माइनस हो खत्म हो जाता है। लास्ट, एग्जेम्पशन कैनॉट एक्सीड द इनकम अमाउंट। अब हम बात करेंगे डिडक्शंस की। डिडक्शंस एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। डिडक्शंस आर गिवन इन चैप्टर 6A। सेक्शन का रेंज 80 समथिंग टू 80 समथिंग, 80A से 80 VV, ये रेंज है सेक्शन का। तो क्या सारा का सारा डिडक्शन चैप्टर 6A में? नहीं सर, 5 ईयर्स ऑफ इनकम जो हम लोग पढ़ेंगे ना, 5 ईयर्स, उसके अंदर भी बीच बीच में कुछ कुछ डिडक्शन है। जैसे सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको 50,000 रुपए का, ठीक है, कि मतलब आपका जो भी सैलरी इनकम आएगा उसमें 50,000 गवर्नमेंट माइनस करेगी, फिर टैक्स कैलकुलेट करेगी, ओके। हाउस प्रॉपर्टी जो होता है उसके अंदर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको मिलता है। तो वही मैंने लिखा है, हाउएवर देयर आर सेपरेट सेक्शंस ऑन डिडक्शन इन रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी 50,000 रुपया, हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है। डिडक्शन इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इनकम, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, कि ये वाला खर्चा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में, रेंट के केस में, अगर जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया था बैंक से और उस पर ब्याज दे रहा है, तो वो ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। तो ब्याज जो वो बैंक को दे रहा है वो तो एक्सपेंस है, उसका रिडक्शन मिल जाएगा। तो इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड समटाइम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मैंने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो उसके लिए जो भी प्रीमियम मैं देता हूं उसमें मेरे को रिडक्शन मिल जाता है 80 सीरीज में। मैंने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल, ये सैलरी चैप्टर का एग्जाम्पल है। सैलरीज हेड जब पढ़ाऊंगा ना तब ये क्लियर हो जाएगा। डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें सबसे फेमस है सेक्शन 80C, ये चैप्टर 6A में आता है। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालोगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में डालोगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे, तो उसमें 80C में आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाता है। थर्ड, ये 16 ये भी सैलरी चैप्टर में आएगा, तब मैं डिस्कस करूंगा। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये डिस्कस हो जाएगा सैलरी हेड में, चिंता नहीं है। डिडक्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन, कैसे? याद करो, 5 हेड्स बनाते हैं, 5 हेड्स के बाद ग्रॉस टोटल इनकम, फिर ग्रॉस टोटल इनकम से आप डिडक्शन अंडर 6 से देते हो, तब आता है टोटल इनकम। तो डिडक्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन, पहले उसका इनकम जो भी है वो ऊपर जोड़ा जाता है, फिर नीचे डिडक्शन अलग से लेस होकर फिर दिखाया जाता है। सम डिडक्शंस आर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हेड इटसेल्फ, जैसे सैलरी के अंदर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। फिर इसके अलावा जो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे उससे भी 80C का आपको डिडक्शन मिलेगा, चैप्टर 6A का। लास्ट, डिडक्शन कैन समटाइम्स एक्सीड इनकम, अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपके आउटर कॉलम में लॉस आ जाएगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंट आपने कमाया 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन,
और बैंक से लोन लिया था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो माइनस करने के बाद हो सकता है आपका लॉस आ जाए, ठीक है। तो समटाइम्स डिडक्शन कैन बी मोर देन द इनकम। ये था डिडक्शन का डिस्कशन। ये जो अभी मेरा डिस्कशन हुआ तुम लोग के साथ, ये एक ब्रॉड आइडिया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें अंदर में ऐसी थी जो अभी तुम बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते, वो तुम तभी समझोगे जब एग्जेम्पशन चैप्टर या डिडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तब। पर ये एक ओवरऑल व्यू देने के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। ये अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम में नहीं आता, खाली नॉलेज के लिए होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने भी अपनी किताब में लिखा है, ठीक है। सब सेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क है, बहुत इजी है ये टॉपिक ना। मैं लॉ में भी बताता हूं पर टैक्स में बताता हूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट की जो इनकम टैक्स की किताब है उसके अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शन एंड क्लॉज। सब सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। इनकम टैक्स के लिए मैं एकदम इसको सिंपल तरीके से तुमको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में ये बेसिकली आता नहीं है, बट इंस्टीट्यूट के मैट में बोल के हम लोग को एक बार बोलना चाहिए, ठीक है। इनकम लिख लो प्लीज, मेरे साथ लिख लो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके दो सेक्शंस ऐसे हैं। सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस के ऊपर होता है, एंड सेक्शन नंबर 10 जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिनमें अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो उसे हम सब सेक्शन नहीं क्लॉज कहते हैं। द नंबर्स इन ब्रैकेट आर क्लॉजेस। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सेक्शन नंबर जो होता है, कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो एक सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो कानून का, तो उसमें एक सेक्शन में भी बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, और उन पैराग्राफ्स का भी एक नंबरिंग किया जाता है, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3, इस तरह से। सो आप उसको पढ़ते इस तरह से हो, सेक्शन नंबर सो एंड सो, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको बोलते हो सब सेक्शन, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे सेक्शन 5 जो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर है, स्कोप ऑफ इनकम पे ऊपर है, उसमें अगर इस तरह से लिखा हुआ है 5 का 1, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, इट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ इनकम ऑफ अ रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, जो इंडिया में रहता हो। फिर 5 का 2 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, इट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेक्शन के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, और उन पैराग्राफ को भी आप नंबरिंग करते हो, ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में, तुम नहीं करते, मतलब पार्लियामेंट में किया हुआ ही रहता है, एक्ट के अंदर लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग सब सेक्शन बुलाते हैं, ठीक है। जो ये आप ब्रैकेट में 1 देख रहे हो, इट्स कॉल्ड सब सेक्शन 1, ब्रैकेट में 2 सब सेक्शन 2, तो इसको रीड ऐसे ही किया था, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2। लेकिन दो सेक्शंस ऐसे हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एज पर योर सिलेबस, सेक्शन 2 एंड 10, जिसमें ब्रैकेट में जो जो लिखा रहेगा ना उसको आप सब सेक्शन नहीं बोलोगे, आप उसको क्लॉज बोलोगे, ठीक है। जैसे इधर देखो, ये रहा, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 किस चीज के ऊपर होता है, डेफिनेशंस। तो 2 का 1A, इसको कैसे पढ़ेंगे, डोंट से सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, नो, सेक्शन 2 क्लॉज 1A, इट डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 2 का 1B, सेक्शन 2 क्लॉज 1B, इट डिफाइंस अमेलगमेशन। इनको हम लोग क्लॉजेस बोल रहे हैं, वी आर नॉट कॉलिंग इट सब सेक्शन। वैसे ही सेक्शन 10 नीचे है, सेक्शन 10 एग्जाम्पशन के ऊपर है, तो 10 का 1, इसको आप कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 10 क्लॉज 1, नॉट सब सेक्शन 1, क्लॉज 1। सेक्शन 10 क्लॉज 2, सेक्शन 10 क्लॉज 1 गिव्स एग्जेम्पशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10 क्लॉज 2 गिव्स एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF। नाउ एक मोटा अंदाजा तो सर समझ में आ गया जो आप इतने जोर से बता रहे हो कि इनकम टैक्स एक्ट के दो सेक्शन नंबर्स ऐसे हैं जिनके ब्रैकेट में जो नंबर्स होता है उनको सब सेक्शन ही क्लॉज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपने नहीं बताया, अब बता रहा हूं, ठीक है, लॉजिक अब बता रहा हूं। व्हेन यू से द वर्ड सब सेक्शन, इसका मतलब है कि उस सेक्शन के नीचे जितने भी सब सेक्शंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं,
वो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और आपको वो सारे सबसेक्शन मिलाकर एक साथ पढ़ने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग। जैसे सेक्शन नंबर 5 का जो सबसेक्शन 1 था वो एक रेसिडेंट का स्कोप ऑफ इनकम बताता है, 5 का जो 2 था वो एक नॉन रेजिडेंट का स्कोप ऑफ इनकम बताता है। तो अल्टीमेटली 5 का 1 हो या 5 का 2, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक, स्कोप ऑफ इनकम, और आपको मिला के एक साथ पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। लेकिन जब आप क्लॉज वर्ड कहते हो तो इसका मतलब है कि एक सेक्शन के नीचे जितने भी क्लॉजेज हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अपना इंडिपेंडेंट अलग अलग बात बोल रहा है जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे तुम खुद ही सोचो, अगर मुझे एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन जानना है तो मैं सिर्फ 2 का क्लॉज 1 पढ़ूंगा, काफी है। आई डोंट नीड टू रीड 2 का क्लॉज 1b और 2 का क्लॉज 2, 2 का 1 पढ़ना काफी है मेरे लिए टू नो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। दे आर नॉट कनेक्टेड, वो एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा है या अमैलगमेशन बोल रहा है, तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही इफ आई वांट टू नो कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट किस में, तो मुझे बस 10 का 1 पढ़ना है, उसके लिए मुझे 10 का 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है, आप देख लो। Clauses are parts of the section which are not related to each other, they are independent of each other. It is not necessary to read all the clauses together. सारे क्लॉज अलग अलग मुद्दों पे होते हैं, आप अलग अलग पढ़ो जो आपको जरूरत है। On contrary, subsections are parts of the main section itself and they are interrelated, connected to each other. आपको सेक्शन का कंप्लीट मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आप सारे सबसेक्शंस पढ़ लोगे। ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है थियोरेटिकल ज्ञान पूरा, कितने सिंपल में यहाँ हम लोगों ने लिख लिया कि भाई इनकम टैक्स पढ़ते वक्त अगर सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो उसको क्लॉज बोलेंगे, 10 में कुछ बोला है तो क्लॉज बोलेंगे, बाकी सब जगह सबसेक्शन नंबर बोलेंगे। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, बात करते वक्त इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे तुम मेरे से कभी बात करोगे ना, मैं तो इतने समय से लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ बात करते वक्त कोई इतना परफेक्ट बात नहीं करता। सब कोई बोलते हैं 10 का 1, 10 का 2, 2 का 1, 2 का 2, इस तरह से बोलते हैं। नोबडी से सब सेक्शन क्लॉज, इतना लंबा कोई बात करता नहीं है। तो ये सिर्फ एक पता होना चाहिए, बाकी बातचीत में इतना आपको बकबकाने की जरूरत नहीं है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शन एंड अ क्लॉज। लास्ट टॉपिक है, और क्या कमाल का टॉपिक है। आई एम टीचिंग यू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एक और टैक्स जो बहुत फेमस है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एक और है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तुम में से कई जन अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जिनको नहीं पता उनको मैं समझा रहा हूँ और थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। पहले तुम ये पढ़ो टीचर्स नोट। पहले टीचर्स नोट पढ़ो, ठीक है, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स वर्सेस इंपैक्ट ऑफ टैक्स, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले इंपैक्ट। इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेटली वो टैक्स का बोझ कौन उठाएगा, द पर्सन हु विल बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा। दूसरी भाषा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस मतलब किसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स के पैसे को सरकार के पास जमा करे, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग द टैक्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे सुंदर, सबसे इजी एग्जांपल है जीएसटी। जब मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूं आपको, ठीक है, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो मैं टीचर हूं, कानून की नज़रों में मैं एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूं। तो मैं जब आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आप मुझे फीस जमा करते हो, जो आपकी फीस होती है उसमें जीएसटी शामिल होता है, ठीक है। फीस में से जीएसटी कैसे निकलता है, ये आपका फीस अमाउंट है सपोज इनटू 18/118, वैसे करके निकल जाता है जीएसटी का अमाउंट। ये जो जीएसटी का अमाउंट है इसका इंपैक्ट यानी बर्डन किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। यू आर द कस्टमर, यू आर द बायर, यू आर पेइंग द फीस, तो तुम्हारी फीस में जीएसटी शामिल है, तो द बर्डन इज अल्टीमेटली फॉलिंग ऑन यू, सो इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन यू, ओके। However,
इस टैक्स को सरकार के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की, यानी मेरी, मैं पहुंचा रहा हूं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन मी। जो आपने फीस में जीएसटी डाल के मुझे दिया, वो जीएसटी आपकी फीस से माइनस करके गवर्नमेंट को अगले महीने तक जमा करने का जो जिम्मेदारी है वो मेरा जिम्मेदारी है, मुझे वो निभाना पड़ेगा। सो जीएसटी का इंपैक्ट किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर, पर जीएसटी का इंसिडेंस किस पे? मुझ पे। ओके, अब एक डिफरेंट एग्जांपल लो इनकम टैक्स का। मेरी साल भर में बहुत इनकम होती है जो उस पर मुझे इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ता है। वो इनकम टैक्स क्या आपके फीस में शामिल है? नहीं, वो इनकम टैक्स मुझे अपनी इनकम से निकाल के देना पड़ेगा। सो इंपैक्ट इज ऑन मी, द बर्डन इज ऑन मी, प्लस वो इनकम टैक्स का जो मेरा अमाउंट है वो सरकार के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? वो भी मेरी है। सो इंसिडेंस भी मेरे ऊपर है, तो बर्डन भी मेरे ऊपर है और उसको गवर्नमेंट के पास जमा करने का जिम्मेदारी भी मेरा ही है। तो इंपैक्ट भी मेरे ऊपर, इंसिडेंस भी मेरे ऊपर। सो इसको कहते हैं इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की निशानी होती है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द इंपैक्ट एज वेल एज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट इज ऑन वन पर्सन, इंसिडेंट इज ऑन अनदर पर्सन। तो बोझ किसी और पे, सरकार के पास जमा कोई और कर रहा है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऊपर पढ़ो, 5 डिफरेंसेस हैं। ये भी कभी कभार गलती से एग्जाम में आता है, नहीं तो इसके आने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि एकदम लट्टू टॉपिक है थोड़ा सा। सबसे पहले इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों एक ही आदमी के ऊपर होता है, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर ही बोझ है इनकम टैक्स देने का, और सरकार को जमा भी मैं ही करूंगा। जीएसटी में नहीं है ऐसा। जीएसटी में इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर होता है, पहुंचाता सरकार तक मैं हूं, इंसिडेंस मेरे ऊपर होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बर्डन। मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आई एम दी असेसी, या मेरा कोचिंग सेंटर असेसी है, तो डायरेक्ट टैक्स का जो पिंच है वो मेरे को ही होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का पिंच मुझे नहीं होता, वो कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर के अमाउंट में जीएसटी जोड़ के उससे रिकवर किया जाता है। थर्ड, डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर होता है, जैसे इनकम टैक्स एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे होते हैं, इसका एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव कहा जाता है, क्योंकि आप कम कमाओगे तो आप पे टैक्स का रेट कम होता है 10%, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा होता है 15%, 20%, 25%, 30%। सो प्रोग्रेसिव टैक्स की निशानी होती है कि इंसान की इनकम के मुताबिक उसका टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। ज्यादा कमाओगे तो टैक्स रेट ज्यादा है, कम कमाओगे तो टैक्स रेट कम है। रिग्रेसिव में ऐसा नहीं होता। जीएसटी इज रिग्रेसिव। जीएसटी में मैं सामान खरीदूंगा तो भी जीएसटी का रेट वही है, तुम खरीदोगे तो भी रेट वही है, तो रेट सबके लिए सेम रहते हैं। दैट इज अ रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा देगा टैक्स। जीएसटी इज रिग्रेसिव, कितना भी कमा लो फर्क नहीं पड़ता, सब पे टैक्स का जो रेट है सेम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। विद दिस डिस्कशन आवर फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कम्स टू एन एंड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स 5 मिनट्स के बैच में था नहीं, फिर भी मैंने उसको पढ़ाया, बिकॉज क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट एकदम रॉ है, जिसको एकदम ये सब नहीं पता, तो उसके लिए 5 मिनट्स में दिक्कत होगी। तो पहले से अगर ये सब मैं पढ़ा के रखूंगा तो एक फ्लेवर मिल जाएगा, ताकि 5 मिनट्स में इजीली वो समझ सके और ग्रास्प कर सके। ओके, सो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेड्स ऑफ इनकम। ओके, क्लोज करते हैं। थैंक यू।